स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने MPPSC 2024 में जो सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंतर्गत सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है यानी मेंस का पेपर 2 का जो पार्ट बी है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सिलेबस देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको सिलेबस छोटा लगने लगेगा और इजी भी लगने लगेगा काफ़ी हद तक, है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से और पूरा देखें। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए सिलेबस है, नया सिलेबस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में कि जो पुराना सोशियोलॉजी का सिलेबस था उसके जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक इस नए सिलेबस में सोशियोलॉजी के आए। मतलब लगभग सारे टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, इस सिलेबस में चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो ये एक दो बातें हैं इम्पॉर्टेंट। इसमें जैसे स्टार्टिंग सब होती है समाजशास्त्र की आधारभूत संरचना, यहाँ से स्टार्ट होता है सिलेबस। समाज की भारतीय संकल्पना यहाँ पर लिखा हुआ है और इधर आप देखेंगे तो भारतीय समाज की संकल्पना लिखा हुआ है। तो लगभग सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें टॉपिक दिए हैं कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा। यहाँ पर जो कुटुंब वर्ड यूज किया गया है इसको ज्वाइंट फैमिली इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो इसको इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली उन्होंने लिखा हुआ है। और बाकी वही है, फैमिली, किनशिप, नेज, क्लान। और क्लान मतलब होता है गोत्र, और इसके अलावा गोत्र वर्ड भी इसमें यूज किया गया है, यानी ये रिपीट है ना। क्लान का मतलब गोत्र होता है, गोत्र भी उसने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपीटिशन की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा किनशिप 2 जगह दिया गया है, पुराने सिलेबस में भी था किनशिप और यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है। पुराने सिलेबस के अंतर्गत किनशिप ये पहले से ही था और नए सिलेबस में किनशिप को यहाँ पर डाल दिया है। किनशिप यानी नातेदारी, इसको हिंदी में कहते हैं नातेदारी। ये हिंदी का सिलेबस है, इसमें नातेदारी दिया हुआ है। और इसी का जो 5वीं यूनिट का सिलेबस है उसमें रिश्तेदारी दिया हुआ है। दोनों का मतलब होता है सेम इंग्लिश में किनशिप। तो ये रिपीट यहाँ तक ये हो गया। एक परिवार यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद परिवार पर प्रभाव, यहाँ पर भी परिवार लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से जो है जब हम परिवार पढ़ेंगे तो एक साथ जो है परिवार संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ लेंगे, है ना। परिवार के जो प्रकार हैं उसमें एक संयुक्त परिवार आता है, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, है ना। सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के परिवार आते हैं, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली हम परिवार के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। इसमें कुटुंब वर्ड यूज किया गया जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया कि गोत्र को क्लान बोलते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में गोत्र को गोत्र भी लिख दिया उन्होंने, तो पढ़ना हमें गोत्री है। ठीक है। समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मांडन, मूल, है ना, ये इसमें नए जोड़े गए हैं। समुदाय, संस्था, संघ, इसमें बहुत बारीक अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको हम आगे समझेंगे। संस्कृति को भी 2 से 3 जगह यूज किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। ये देखो संस्कृति की अवधारणा यहाँ पर दिया है।
संस्कृति यहाँ लिखा है, सभ्यता संस्कृति की अवधारणा यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा संस्कृति और विकास, यहाँ पर भी संस्कृति लिख दिया उन्होंने। तो ऐसे 3 जगह संस्कृति बताया गया है। परिवार 3 जगह है, संस्कृति 3 जगह है, और नातेदारी 2 जगह उसका मेंशन किया गया है। इसके अलावा सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता संस्कृति अवधारणा, भारतीय संस्कृति विशेषता, ये पुराना ही सिलेबस है ना। सामाजिक संस्थाएं में परिवार रिपीट है, शिक्षा धर्म, शिक्षा धर्म ये नए टॉपिक आ गए हैं। वर्ण ऋण यज्ञ संस्कार ये लगभग पुराने हैं ना। वर्ण व्यवस्था है, संस्कार है, पंच ऋण है, पंच महायज्ञ हैं, ये लगभग पुराने सिलेबस में थे। विभिन्न संदर्भ ये नया है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था पुराने सिलेबस में था। एक्चुअली पुराने सिलेबस में वर्ण व्यवस्था जो है वो हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में उसको कास्ट सिस्टम लिखा हुआ था। यानी पुराने सिलेबस में जाति व्यवस्था था, कास्ट सिस्टम। आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ ये अलग है। इसको सिलेबस को अगर हम ऐसे देखें हिंदी में तो ऐसा लगता है कि आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव, ऐसा पढ़ने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आश्रम पुरुषार्थ ये अलग है, अलग टॉपिक है, और समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव ये अलग है ना। अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखें तो आपको क्लियर हो पाएगा। हाँ, अब आप इंग्लिश का सिलेबस अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये लिखा है आश्रम पुरुषार्थ, ये अलग लिखा हुआ है। फिर लिखा है इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड मैरिज, यानी सोसाइटी और मैरिज पर रिलीजन और संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर बताना है। आश्रम और पुरुषार्थ अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है ये सिलेबस आपको इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, है ना। तो ये हो गई पहली यूनिट। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ ये पुराने सिलेबस में थे। समाज पर धर्मों संप्रदायों का प्रभाव ये भी पुराने सिलेबस में थे। मैंने अपने नोट्स में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इनका भारतीय समाज पर प्रभाव बताया था, नोट्स में क्लियर दिया गया है। तो वही चीज़ है, बस इसमें विवाह पर इनका प्रभाव अलग से बताना है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद दूसरी यूनिट आती है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ। ये लगभग नई चीज़ें हैं इसमें, है ना। अनेकता में एकता, ये जो है भारतीय संस्कृति विशेषता, ये मैंने अलग से एक टॉपिक नोट्स में दिया हुआ था सोशियोलॉजी के नोट्स में। विंसेंट स्मिथ ने जो है भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता कहकर संबोधित किया, तो उससे संबंधित ये आपको यहाँ पर बताना है। पहले विविधताएं बता देंगे, फिर उसके बावजूद जो एकता है यहाँ पर उसके बारे में बताना। तो पूरा मैंने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जनजाति, इस आधार पर सांस्कृतिक विविधता बताना है। क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर, धार्मिक और जनजातीय आधार पर। अलग अलग जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग निवास करते हैं, और क्षेत्रीय दृष्टि से भी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। ये नए टॉपिक हैं। भारत का अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का निबंध भी है, पीछे दिया हुआ है, और टॉपिक भी है, और पहले भी था ये। तो वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच बहस चल रही है अभी, कि परंपरा जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं जो हैं वो ज़्यादा सही हैं कि आधुनिक चीज़ें ज़्यादा सही हैं, उसको लेकर के यहाँ पर जो है आपको बताना रहेगा। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, ये नया टॉपिक है। धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, राष्ट्र निर्माण, है ना। राष्ट्र निर्माण का एक टॉपिक जो है एथिक्स में भी जुड़ा है, व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्र निर्माण, तो उसी संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये पूरा नया टॉपिक है ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र, है ना। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम है, अप्रोचेज आपको बताना है। इसी को हम कहते हैं ग्रामीणवाद।
द ग्रामीण जो समाज है उसके अध्ययन का जो सिद्धांत उसको ग्रामीणवाद कहते हैं, और नगरीय समाज के अध्ययन के सिद्धांतों को, उपागम को, दृष्टिकोण को कहते हैं नगरवाद। तो ये दो तरह के यहाँ पर उपागम आपको बताना है, और ग्रामीण शहरी जो व्यवस्था है उसमें अंतर आपको बताना है ना। किसान अध्ययन, अभी नया टॉपिक जुड़ा है 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था। देखो पंचायती राज व्यवस्था को भी 2-3 जगह दिया गया है ना। एक तो यहाँ पर है, एक इसी पेपर के पार्ट ए में है पंचायती राज व्यवस्था, और इसी पेपर की 5वीं यूनिट में भी पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था का पूरे सिलेबस में 3 जगह जिक्र हो गया, देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा अलग संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना है। ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ये नए टॉपिक हैं। ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ, पुराना जो सिलेबस था उसमें इकोनॉमी के अंतर्गत ग्रामीण समाज पढ़ते थे, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते थे। तो उसी संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण समाज को पढ़ना है। पुराने सिलेबस में अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ते थे ना, बंधुआ, प्रवासी मजदूर है, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नगरीकरण और प्रभाव। नगरीकरण का क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है एग्जाम में, है ना, और इसके कारण और क्या इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए इसमें नगरीय नियोजन से संबंधित अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। यहाँ पर नगरीय विकास संबंधी योजनाएं हैं, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन हुआ है उसका यहाँ पर उल्लेख हम करेंगे। चंडीगढ़ जो है सबसे नियोजित शहर है, उसके संबंध में यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और नगरीय विकास संबंधी जो भी योजनाएं वगैरह चल रही हैं, ग्रामीण संबंधी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो उनके बारे में यहाँ पर बताना रहेगा। इसके बाद औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास, जनसंख्या, ये टॉपिक है। भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, मतलब औद्योगिकरण के कारण जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन, विवाह की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परिवार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के स्तर में परिवर्तन हो रहा है, स्त्रीकरण में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताना। देखिए शिक्षा का उल्लेख 2 जगह हुआ है, तो एक साथ हम इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर भी शिक्षा लिखा हुआ है, तो शिक्षा की अवधारणा यहाँ पर पढ़ना है, और यहाँ पर शिक्षा का प्रभाव पढ़ना है ना। यहाँ पर जो है शिक्षा का प्रभाव, ये शिक्षा दिया हुआ, इसका प्रभाव यहाँ पर पढ़ना। औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, वैश्वीकरण का पहले टॉपिक हुआ करता था, इकोनॉमी में टॉपिक हुआ करता था, अभी इसका निबंध भी है ना। तो वैश्वीकरण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है लगभग वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो वैश्वीकरण के बारे में बताना है, वैश्वीकरण के जो समाज में प्रभाव पड़ रहे हैं, आर्थिक प्रभाव भी होते हैं वैश्वीकरण के, सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और उसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं सामाजिक दृष्टि, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण, यहाँ पर शिक्षा का निजीकरण आ गया। तो शिक्षा 3 जगह हो गया, शिक्षा की अवधारणा में पढ़ना है, फिर शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ रहा है औद्योगिकरण की वजह से, आधुनिकता की वजह से, और शिक्षा का निजीकरण जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, उसके संबंध में भी आपको पढ़ना है। तो एक साथ शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। जैसे परिवार संबंधी सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, संयुक्त परिवार उसी में आ जाएगा। संयुक्त परिवार से संबंधित जो क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, ये क्वेश्चन मान के चलो कि आना ही है, आउट हो गया ये आपके एग्जाम में, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकाकी परिवार, भारत में एकाकी परिवार, भारत में संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल रहे हैं या कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण है भारत में, तो ये क्वेश्चन लगभग आना चाहिए एग्जाम में। इसके बाद सामाजिक संरचना,
और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, है ना। ऊपर विविधताएं लिखा हुआ है, यहाँ समानताएं लिखा हुआ है, लगभग उसी संबंधित टॉपिक है ये। यहाँ पर लिखा है विविधताएं, भारतीय समाज में विविधता, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सामाजिक आर्थिक असमानताएं, है ना। समाज में जो सामाजिक रूप से असमानताएं, आर्थिक रूप से असमानताएं, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये है। इसके आगे है संस्कृति और विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, है ना। ये नए टॉपिक हैं सारे, है ना। मतलब संस्कृति पर जो है आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। पश्चिमीकरण का एक नया एक कॉन्सेप्ट है समाजशास्त्र में। पश्चिमीकरण है, पर संस्कृति ग्रहण है, आधुनिकीकरण है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें पश्चिमीकरण उन्होंने दिया हुआ है। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, ये पुरानी टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 1901 से लेकर के अब तक वृद्धि, कारण, प्रभाव उसके बताना है। इसके बाद कुछ अवधारणाएं हैं, प्रजनन क्षमता है, मृत्यु दर है, रुग्णता है, प्रवास है, आयु और लिंग संरचना, ये भी लगभग पुराने हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो पुराने हैं। इसमें क्या किया उन्होंने, तीसरी, चौथी और पाँचवीं यूनिट को मिला दिया है। इसमें ये किया है, पुरानी जो सेकेंड पेपर का जो पार्ट बी था उसमें जो तीसरी यूनिट थी, तीसरी यूनिट में मानव संसाधन विकास था, चौथी यूनिट में सोशोलॉजी था, और पाँचवीं यूनिट में हेल्थ और जनजातियों संबंधी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, तो उनको जो है यहाँ पर उन्होंने तीनों यूनिट को, तीसरी, चौथी, पाँचवीं को मिला दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो पढ़ते ही थे वैसे भी, है ना। 2020 विजन, सिद्धांत है, स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा है, वैध शिक्षा है, जीवन प्रबंधन सीखना है, ये कुछ चीज़ें बीच बीच में नई हैं। सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, ये सब पुराने हैं। वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, है ना, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सोशोलॉजी की टॉपिक थी। विस्तार शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रसार शिक्षा है ये, एक्सटेंशन एजुकेशन, जो पुराने नोट्स में थे। मैंने बहुत विस्तृत तरीके से प्रसार शिक्षा को लिखा है, नोट्स में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पंचायती राज, सामुदायिक विकास में एनजीओ की भूमिका, ये पूरा सोशोलॉजी वाली यूनिट में था पुराने सिलेबस में। ये भी पुरानी है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, समाज संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, जैसे मैंने बताया, नातेदारी है, किनशिप, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्यौहार और उत्सव, ये पूरा नया है, पूरा पुराना है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, है ना, तो ये तो कई जगह है, इसका जिक्र कई जगह हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाता है सोशोलॉजी का। और इसकी क्लास मैं मंगलवार से यानी ट्यूसडे से 30 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो तो वो कर सकता है। उसका टाइम 9 से 10 रहेगा। 9 से 10 में करने वाला हूँ सोशोलॉजी की क्लास, और इसके बाद 10 से 11 जो क्लास रहेगी वो मैनेजमेंट की रहेगी, प्रबंध की, यानी एथिक्स का जो पार्ट बी है, जो नया है, एकदम पूरा नया जोड़ा है उन्होंने। उद्यमता है, व्यवसायिक संगठन प्रबंधन है, प्रशासन तथा प्रबंधन है, व्यक्तित्व विकास है, राष्ट्र निर्माण है। तो ये जो पोर्शन एथिक्स का यानी 4th पेपर का जो पार्ट बी पूरा जोड़ा गया है नया, उसको भी मैं ट्यूसडे यानी मंगलवार से स्टार्ट करने वाला हूँ। 9 से 10 चलेगा सोशोलॉजी, 10 से 11 रहेगा प्रबंधन यानी एथिक्स का नया पोर्शन पार्ट बी। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रबंधन संबंधी जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, यानी 4th पेपर का जो पार्ट बी है, एथिक्स का जो पार्ट बी है, उसके सिलेबस का डिस्कशन भी आगे मैं करने वाला हूँ अगले वीडियो में।
तो आप ज़रूर देखें वो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।